प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा बेहद अहम है। एक और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चुनाव आयोग और ईरान मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का बयान है। और दूसरी ओर ये सवाल है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित में सवाल उठा रहा है या सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का ये एक हिस्सा है। चुनाव आयोग में निष्पक्षता और वैश्विक तनाव में भारत के रुख जैसे मुद्दों पर देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ती है। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं राकेश रमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और राकेश रमन सर का एक अपना भी चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है, बहुत ऑथेंटिक न्यूज के साथ में है, बहुत जबरदस्त डिबेट्स उनके चैनल पे होती है। तो सर के चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल का नाम है द पाटलिपुत्र डायलॉग्स। बहुत दमदार नाम है चैनल का, द पाटलिपुत्र डायलॉग्स। और मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाती है पाटलिपुत्र के नाम से। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे हम। सर, क्या सोनिया और राहुल गांधी का, अगर मैं सिर्फ राहुल गांधी की अगर मैं बात करती हूँ, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतंत्र की मजबूती में सहायक है या ये विपक्ष की उसका एक पुराना हथकंडा है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी, जिनको कि पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो एक शोक संदेश नहीं लिख सकते हैं। शोक संदेश 2 लाइन का लिखने के लिए भी उनको मोबाइल में देखना पड़ता है। और अभी मेरे ख्याल से 5 या 7 जून को उन्होंने 13 भाषाओं के न्यूज़पेपर में 16 आर्टिकल लिखे हैं। और उन आर्टिकल्स में उन्होंने सब जगह पे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का इल्जाम लगाया है। और वो उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है मैंडेट चुराने की आ, उसका काम करती है। आपको क्या लगता है? सोनिया गांधी के ऊपर तुम बाद में आएंगे, पहले राहुल गांधी से के बारे में जरा सा चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी के दिमाग में जो ये हर बात पे भारत को नीचा दिखाना, हर बात पे मोदी जी को नीचा दिखाना और हमारी एजेंसीज को, हमारी आर्मी को, सबको नीचा दिखाना, क्या दिखाता है सर ये? नहीं, देखिए, राहुल गांधी को पहले मैं समझता था कि वो व्यक्ति को सीरियसली मत लीजिए, लेकिन मुझको लगता है कि राहुल गांधी को ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति के साथ और सीरियसली लेना होगा, क्योंकि राहुल गांधी बेसिकली चाहे पूरी कांग्रेस पार्टी का क्या है, यानी गांधी परिवार, ये परिवार ये समझ चुका है कि अब हम चुनाव में नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। वो उनके लिए पार्टी मायने नहीं, वो सिर्फ इंडिविजुअल जानता कि मैं अब नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। तो उनके आप जितने भी मूव देखेंगे, चाहे आर्टिकल लिखना, चाहे बयान जारी करना, विदेशों में जाके बोलना, इन तमाम बातों के अंदर आपको ये दिखेगा कि डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को अराजकता में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इन तमाम पर, यानी जैसे एक लेटर का लिखना, ये वन ऑफ द एक अटेम्प्ट है, एक सीढ़ी है, एक कदम है कि देश को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और राहुल गांधी हिमसेल्फ कह चुका था, जब वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वी हैव टू फाइट विथ इंडियन स्टेट्स। वो देश को तो एक मानते ही नहीं। तो जो व्यक्ति आप जैसे हैं, आप कहीं के भी हो, आप कहीं भी चले जाएं, आपको अपने पीहर की याद जिंदगी भर आएगी, ये अनेक कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी के लिए हम कौन से शब्द इस्तेमाल करें? राहुल गांधी का कौन सा याद आएगा? वो इलाहाबाद के हैं कि कश्मीर के हैं, ये तो हमको आज तक नहीं पता। और अभी तो जाति जनगणना होने जा रहा है, सरकार को एक कमीशन बैठाना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी का क्या कहा जाए। लेकिन ऑल्दो ही, आफ्टर ऑल, ही इज ए लीडर अपोजिशन होने के कारण उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं। वो बहुत सारे ऐसे कमिटी में होते हैं, जो बातें हम आप नहीं जानते हैं, वो उन बातों की जानकारी उनको होती है। और वो जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ही सिम्स टू बी द एनिमी ऑफ इंडिया। जो एक शत्रु का व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार है। मैं इस पे मेरा कोई
यानी मतभेद नहीं है कि आप पढ़े हैं तो या नहीं पढ़े हैं तो। राजनीति में आपके पास आपकी सोच क्या है, सोच में आप कितने बड़े हैं। सोच अगर है, चूँकि आपको इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो आप सोच के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल लिखा, राहुल गांधी किस मुंह से लिखता है। नवीन चावला जिस पर तमाम तरह के आरोप थे, उसको आपने चुनाव आयुक्त बनाया था। क्यों बनाया था? कि आपके लिए फेवर करें ना। तो राहुल, यानी एक पिक्चर आपको याद आ जाएगा राजेश खन्ना की, वो पिक्चर है जिसमें कहता है यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक तकदीर सुनो क्या कि जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। तो राहुल गांधी को मैं यही कहता हूँ, अगर आपने कभी कोई गलत नहीं किया है तब आप बात कीजिए ना। आप लोग ने तो चीफ जस्टिस को जहाँ चाहते थे, चौथा रैंक के चीफ जस्टिस को फ़ोन जाता था प्रधानमंत्री आवास से कि आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, 3 घंटे का समय है। तो उन्होंने खुद बोला कि जब मैंने सोचा कि अगर मैं मना भी कर दूंगा तो चौथा ज्वाइन कर लेगा, तो मैं ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लूँ, तो चीफ जस्टिस मैं ही बन गया। ऐसी तरह, इस तरह से पार्टी चलाने वाली कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? और जो बात वो बोलते हैं उसकी फैक्ट एंड फिगर पर तो चुनाव आयोग उनको जवाब दे चुका है, मगर वो व्यक्ति है कि लगता है सुनता नहीं किसी की, सुनता नहीं। कम से कम पढ़े लिखे तो कम से कम क्या छपा है, चुनाव आयोग के जवाब को तो देख ले। लेकिन नहीं, दरअसल यहीं पर खेल है, और इस खेल को आप समझिए। यहाँ पर राहुल हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, जो भी हो, फलाना ठिकाना जितने हो, ये लोग, मुझे जो लगता है, ये टूल किट हैं सोरोस एंड ग्रुप के, या जिनपिंग एंड ग्रुप के। मतलब ये टूल किट है किसी के। इनका अपना स्क्रिप्ट भी नहीं होता है, इनको जो कहा जाता है ये कहते हैं। और मैं बहुत दुखी होकर इस बात को कह रहा हूँ, देश को एक विपक्ष चाहिए, देश को एक अच्छा विपक्ष चाहिए। लेकिन इस देश की ये खासियत है, भले हम बिहार में लालू यादव को, यूपी में मुलायम यादव को जिताते रहे हों, लेकिन जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति देशद्रोही टाइप का है, टाइप का देशद्रोही है नहीं, देशद्रोही सा लगता है, उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण है कन्हैया कुमार, जिसने कि जेएनयू में था, आज तक वो चुनाव दर चुनाव लड़के हर जगह हार ही रहा है ना। जबकि हमारे यहाँ भी जयचंदों और मीर जाफरों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन वो चुनाव हार रहा है। तो ये जो अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए, और क्या वो सोचेगा भाई। अभी उसके जो बाहर के जो कुछ आए हैं सीन, क्या क्या बात करूं, किस, यानी किस आधार पे। आज कांग्रेस के अंदर हम लोग से ज़्यादा दुखी जो निष्ठावान कांग्रेसी है वो है। उनके 10 चमचों को छोड़ दें तो जो कांग्रेस को जिसने जिया है, जिसने कांग्रेस के लिए पूरी ज़िंदगी काम किया है, उससे ज़्यादा दुखी तो आज दूसरा कोई होगा भी नहीं। अब राहुल गांधी के आर्टिकल पे आप ज़्यादा बयान चिंता मत, वो किसी ने लिख दिया, उनके नाम से छप गया, पैसा है सर, उनके पास। एक टाइमिंग की भी बात होती है, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग को लेकर के फिर से शुरू हो गए, क्योंकि अभी बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, गुजरात है, लाइन से अब एक, जैसे कहते हैं ना, एक महोत्सव शुरू होने वाला है हमारे देश में इलेक्शंस का। तो टाइमिंग भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा देने की इनकी आदत हो गई है। क्योंकि इस नहीं नहीं, ये टाइमिंग आप सही कर रहे हैं, टाइमिंग तो होती है, लेकिन टाइमिंग क्या है? बिहार में कांग्रेस 0 है, 10 अभी उन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें उनको 6 सीटें आ रही हैं, 5+1, मात्र 6 सीट उनको आ रहा है। बंगाल में उनको 1 सीट भी आ जाए तो बहुत होगी, गुजरात में भी वही हाल होनी है। इनको मालूम है कि हमें, मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क में बोला, ये मान चुके हैं कि मैं चुनाव में नहीं हरा सकता नरेंद्र मोदी को। ये 100% ये एकदम मान लिए हैं, और इनके आप व्यवहार से झलकेगा कि ये लोग अब आपको अदर वे फंसाना, जैसे ये दिस वे और दैट वे, तो अब दैट वे वाला इनका हिसाब किताब है कि अब इनको कुछ इंडिया में डिस्टर्बेंस पैदा करो,
कहीं कुछ करो, जैसे कि लोकसभा चुनाव में बाई फ्लूक इनका संविधान बदलने वाली बात चली गई, जिस कारण ये 99 पहुंच गए। आप आज लिख के रख सकते हैं यकीन से कि अगला लोकसभा चुनाव में ये फिर 40 से अंदर जाने वाले हैं। जिस तरह से ये अपने आप को, देखिए क्या है, भाजपा और कांग्रेस के अंतर को समझिए। भाजपा अगर चुनाव हारती है तो कोर्स को करेक्शन इतनी तेजी से करती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो आदमी अपने अटल बिहारी वाजपेयी के वो शब्दों को याद कीजिए, हम हारते हैं तो सीखते हैं। तो ये भाजपा सीखती है, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, 2014 में चुनाव हारे, इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे ए के अंटोनी ने रिपोर्ट में बताया जाकर कि हम लोग चुनाव हारने का कारण आया कि देश को लगता है कि हम मुसलमानों के प्रति झुके हुए हैं। उससे क्या सीख लिया, बीच में ये जनेऊ पहन रहे थे सूट के ऊपर, केवल वो किया, वो चुनाव हार गया, फिर फेंक दिया, नकली जनेऊ सब फेंक दिया। अब वो इंडिया विद इन इंडिया लड़वा रहे हैं, तो कास्ट का भी इसीलिए लाया है कि देश के अंदर हिंसा हो, तनाव हो। और रही बात जो आपने कहा चुनाव आयोग वाला, कल ही इंडी अलायंस के इनके पार्टनर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इनको नंगा करके रख दिया। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने, पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि जब आप चुनाव जीतते हो तो कहते हो वेल थैंक यू, और जब हार जाते हो तो कहते हो तुम कुछ हो नहीं, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट आवर स्टैंड, इंडिया अलायंस का स्टैंड नहीं है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। तो राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला जैसा छोटा सा जगह का सीएम भी आईना दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति तो एक शेर नहीं है कि मैं जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो राहुल गांधी लगभग यही कर रहे हैं, और आप ज्यादा इनसे दुख होता है, मैं सच कर रहा हूँ, रियली लिटरली आई फील वेरी बैड फॉर कंट्री। देश के अंदर विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष भी नहीं चाहिए जिसमें इस तरह की बार बार बातें हैं। ये तो एकदम तय बात है। बिल्कुल सर, इनकी मम्मी के ऊपर हम आते हैं। इनकी मम्मी का भी एक, इनको मुझे लगता है कि गांधी परिवार में एक, अभी हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद प्रियंका गांधी का भी कोई एक आर्टिकल हम लोग को पढ़ने को मिल जाए किसी न्यूज़पेपर में, क्योंकि ऐसे लग रहा है कंपटीशन चल रहा है उस फैमिली में कि बेटे ने एक आर्टिकल अपने इतने सारे न्यूज़पेपर में छपाए तो मम्मी कैसे पीछे रहेंगी। तो मम्मी का भी एक आर्टिकल आ गया है जिसमें कि वो इस चीज को लेकर के परेशान है कि हमारा जो स्टैंड है, बीजेपी का जो स्टैंड है, हमारी सरकार का, बीजेपी का नहीं, भारत सरकार का स्टैंड जो है वो ईरान को लेकर के और उसको इजराइल को लेकर के एकदम न्यूट्रल क्यों है। वो कितनी सारी चीजें बता रही कि ईरान हमारा दोस्त रहा, ईरान ने हमारे साथ ये किया वो किया। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? हाँ नहीं, उनकी आर्टिकल को सुबह सुबह मैंने देखा, जिसमें उन्होंने मुख्यतः 3 बातें कही हैं। इजराइल अंडर द डिस्प्रेशनेशन, नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स, और तीसरी बात उन्होंने कहा इंडिया डिस्टर्बिंग स्टांस, यानी इंडिया का जो जिस तरह से खड़ा है वो बहुत ही गलत है, आपत्तिजनक है, जो भी वो कहना चाहती हूँ। ये छपा किसमें, जो हिंदू में, इस देश का घोर विरोधी, एक प्रमाणित एंटी नेशनल अखबार है। मैं उसको ये कहने में मुझे कोई, अगर उनको कहने की आज़ादी है तो हमें भी उनको गलत कहने की आज़ादी है। एन राम ने राफेल के समय में पूरा, यानी क्या कहा जाए उसको, पीक पत्रकारिता जो किया था कि अपना फोटो खींच कर मोड़ कर थोड़ा सा दिखाना, गलत सलत खबर देना, तो ये हिंदू का काम रहा है। और खास के जो उसके संपादक हैं एन राम, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, वो तो यही करते रही है। वो अखबार को अगर ठीक से रोज अगर स्क्रूटनी करे तो मोदी जैसा करें ना, कि मोदी जैसा डेमोक्रेटिक लीडर शायद नहीं होगा। आप देखिए ना, कांग्रेस के नेता के खिलाफ कुछ बोल दो, कर्नाटक से पुलिस आ जाती है। अभी अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन वाले को गिरफ्तार करने आई हुई थी, न जाने कितनों, क्या नाम है इनका, अरे अजीत भारती के यहाँ आई थी
ये कांग्रेस की भेजी हुई पुलिस बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने भी ये काम किया था। तो ये कितना डेमोक्रेटिक है। लेकिन यहीं पर देखिए नरेंद्र मोदी के लिए रवीश कुमार हो, अरफा खानम हो, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये दिन रात उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। कभी आपने सुना कि इनको उठा लिया गया हो? कभी नहीं। तो कहते हैं ना कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना वो भी खतरनाक होता है। एक अरफा खानम है जो कि ईद के समय बच्चे को गाय लेके जा रही है कटवाने का मैसेज दे रही है, तो कहाँ इन पे कार्रवाई करते हैं? तो इतनी लिबर्टी इनको मिली हुई है, लेकिन जब जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ से वो आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, जो वेरी बैड। जो कांग्रेस का ये चरित्र नहीं रहा था। तो दरअसल देखिए सोनिया के, जब आपने नाम सोनिया गांधी का लिया, तो सोनिया गांधी को आपको समझना है। तो सोनिया गांधी इटली से आई, क्या करती थी हम आप जानते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कोई एकेडमिक साउंड फैमिली से नहीं है, बस मैं इतना कहूँ। राजीव गांधी का उनसे दिल आया, वो शादी करके आए। आपत्ति शुरू होती है वहां से कि शादी के 16 वर्षों तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली और इनको जनरल इंश्योरेंस का पूरे इंडिया का सीएनएफ दे दिया गया, डीलरशिप। तो उठाया गया सवाल कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसको कैसे दिया गया। तो इनके भारत का नागरिक बनने का पहली वजह वो है कि जो नेशनल इंश्योरेंस जो होता है ना, जनरल इंश्योरेंस, उसका इनको ऑल इंडिया का ठेका मिल लेना था। फिर सवाल उठा कि भाई प्रधानमंत्री आवास में विदेशी कैसे रह रहा है, तब जाकर इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। सवाल यहाँ पे उठता है, हम भारत के लोग नहीं कुछ बोलते हैं, हम लोग मान लेते हैं भाई हमारे देश के लड़के की पत्नी है तो भाई हमारी बहू हो गई। लेकिन जब आपका व्यवहार ऐसा होता है तब हम इन बातों पे गौर करने लगते हैं, ये बातें हमको याद आने लगती है। याद कीजिए मणिपुर में जो आग भड़का, उसके पीछे कौन? यही सोनिया गांधी बीमार हैं बीमार हैं। कल तक ये भी बीमार थे ना, आज के आर्टिकल के पहले तक 8-10 दिन से हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में ये आराम करते करते षड्यंत्र का प्लान बना, आर्टिकल लिखा गया। ये आर्टिकल कल इसी को फॉलो अप न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगा, क्योंकि चाइना का पैसा वहां भी जाता है। मैं दावे के से कह रहा हूँ यही सब होना है। किसी तरह से भारत की बढ़ते कद को कम दिखाना है, ये कांग्रेस की पहली प्राथमिकता में से है। देश के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करो, इंटरनेशनली जो भारत की इमेज बन रही है उसको कम करो। जो पाकिस्तान को फेवर करने के लिए हमारे कितने प्लेन गिरे इनको चाहिए खबर। ये नहीं पूछ सके कि पाकिस्तान के हमने कितने मारे, हमने उनके कितने बर्बाद किए, यही सवाल हो सकता था, लेकिन नहीं पूछा इन्होंने। तो यहाँ पर ये खुद एक्सपोज करते हैं अपने आप को। अब जो है ना, अब रवीश कुमार का ज़माना नहीं है, राजदीप सरदेसाई का ज़माना नहीं है कि वही 2-4 लोग होते थे जो कह देंगे आपको जानना है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। रवीश कुमार ने कौन सी लाइन में कौन सा जगह पर गलत बोला ये अब लोगों को पता रहता है। अब रवीश कुमार को देखने वाले पाकिस्तान के हैं कि बांग्लादेश के हैं कि अफ़गानिस्तान के हैं, सबको मालूम रहता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और यही वजह है कि कांग्रेस परेशान है लगातार। और मैंने आपको कांग्रेस के इंटेंशन पहले, कांग्रेस को अब मालूम हो चुका है कि हम चुनाव में नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी 55 वर्ष के हो गए, अभी तक अपने आप को युवा नेता ही मानते हैं। अरे इस अधेड़ की तो रोज बेइज्जती होती है, लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या तो चिकना घड़ा हो गया है सर, चिकना घड़ा है वो। देख दरअसल क्या है ना कि इन लोगों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में और बड़े बड़े एंटी, जब हम लोग अब जान चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस, अब इंदिरा गांधी कितनी खतरनाक है। उसका सबसे बड़ा बिल था जब यूपीए की सरकार थी तो कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था। उस बिल में को ड्राफ्ट करने वाले 32 सदस्य की कमेटी थी। उस बिल के अंदर क्या था? उस बिल के अंदर ये था कहीं पर भी अगर कम्युनल वायलेंस होगा तो उसके लिए मेजोरिटी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। मतलब कहीं कुछ होगा सीधे हिंदू को जेल भेजा जाएगा।
उस ड्राफ्टिंग बिल के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे 32, और उसमें हर्षमंदर भी थे। हर्षमंदर कौन? जो सोनिया गांधी का पिट्ठू है, जॉर्ज सोरोस के कमेटी का ये एक चीज का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट है, जो ये फैसला करता है किस एनजीओ को कितना पैसा जाएगा। हर्षमंदर ये है, और इन लोगों ने मिलकर हमारे देश के लिए कानून बना रहा है। तो मतलब जॉर्ज सोरोस हमारे देश में कानून बनवाता था सोनिया गांधी के रिजम में। सीधा आरोप है, आरोप नहीं, ये साबित है। मनमोहन सिंह की बेटी जॉर्ज सोरोस के कंपनी से पैसा लेती थी, उसके कंपनी में काम करती थी। इन लोगों से क्या आप उम्मीद करेंगे? और जॉर्ज सोरोस इज फेमस फॉर रिजिम चेंज। उनकी बात को मानो, उनके हिसाब से ड्रग का धंधा करवाओ अपने यहाँ, नहीं तो आपको बदल देगा। बांग्लादेश में भी उसी ने करवाया, और भी बहुत जगह करवाया, श्रीलंका में उसी ने करवाया, भारत में भी कोशिश किया इन रवीश कुमार, अजीत अंजुम टाइप के लोगों को लेकर। लेकिन खैर, भारत की डाइवर्सिटी जो है ना, गजब की ताकत है। तो भारत की सर मैं डाइवर्सिटी थोड़ा जो क्वेश्चन मेरा था, मैं उसके ऊपर एक बार फिर से आना चाहूंगी कि ईरान के मुद्दे पर जो सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की, वो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है या सिर्फ उनका व्यक्तिगत, क्योंकि पर्सनल अब इन लोगों ने इसको ले लिया है, पर्सनल व्यक्तिगत और दलगत राजनीति का हिस्सा है ये, क्योंकि पूरा आर्टिकल इनका जो है सिर्फ यही इन्होंने सवाल पूछा है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नहीं, वो ईरान और ये नहीं है, इनको मुसलमानों को खुश करना है। साफ शब्दों में बोला जाए, कोई भाषाई मर्यादा यहाँ पर मत रखिए। तुष्टीकरण सीधा नाम लीजिए। हम लोग अब तक जो यही गलती की है ना, जो मैंने अभी एक शेर सुनाई थी ना कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा, तो हम लोगों को भी ये बात अब स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण नहीं बोलना है, विशेष धर्म नहीं बोलना है, सीधा बोलना है। बिल्कुल। मुसलमानों की चिंता है। ये ये लिख कर इन्होंने अपने मुसलमान वोटरों को मैसेज देना है। दरअसल कांग्रेस परेशान क्यों है? इनको मुसलमान चाहिए, मुसलमान इनको वोट भी देते हैं, लेकिन वहां देते हैं जहां ये भाजपा को हराने लायक हो जाए। लेकिन अब रीजनल पार्टी जहां यूपी आता है तो अखिलेश को मिल जाता है, बिहार आता है लालू को मिल जाता है, बंगाल जाता है ममता को मिल जाता है। ये बैठे हुए हैं बैठे ठाले, और ये देख रहे हैं कि जब तक मुसलमान तो कम से कम मेरे साथ आ जाए। ये चिंता इस बात की कर रहे हैं। यहाँ पर ये ईरान को लेकर इन्होंने जितने बयान दिए हैं, आज भारत का कद इतना बढ़ा हुआ है ना कि कोई किसी भी प्रधानमंत्री का कद ऐसा कभी रहा ही नहीं है। और भारत की विदेश नीति का तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और इतनी जोर जोर से बज रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के कान खराब हो रहे हैं। आप ये समझ लो, आप देख लो कैसे कैसे मामले। यही अभी ईरान की बात करता हूँ, ईरान में फंसे भारतीयों के लिए ईरान ने किसी देश के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोला है, सिर्फ और सिर्फ भारत को अपना एयर स्पेस दिया है। ये विदेश नीति की सफलता नहीं है तो और क्या है? सर साथ में नेपाल और श्रीलंका ने भी तो बोल दिया कि हम भी आना चाहेंगे, तो हमारे को भी लेके आने के लिए उनको बोला कि आप एम्बेसी से वहां पे कनेक्ट करिए आप, मैं वही इंडियन कह रहा एम्बेसी से। हूँ, तो भारत ही नहीं जी, भारत की विदेश नीति का ही कमाल है कि हम दूसरे देशों को ये सिलसिला भारत ने कब देखा था? सुषमा स्वराज जी ने शुरू किया था। उसके पहले कभी आपने सुना था किसी भी भारतीय को कभी लाया गया हो? और यहाँ आने के बाद ये नाशुक्रे सरकार की तारीफ करने के बजाय यहाँ शिकायत करते हैं। ऐसे तो क्या कहा जाए, हमारा देश भी जयचंद मिर्जाफरों से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी जो मोदी की डिप्लोमेटिक सफलता, G7 से लौट कर आए, ट्रंप को जो जवाब दिया नहीं आएंगे, ट्रंप वहां पर आप भारत में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी चैनल पर जाइए, वो लोग मोदी के लिए तारीफें कर रहे हैं कि ट्रंप इनको कबूतर समझा, मोदी तो बाज था, चाल लेके उड़ गया। यानी पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ये टीवी चैनल पर नहीं है चर्चा इन बातों का। तो ये पक्ष है। और सफलता देखिए, परिणाम कनाडा ये बताए कि खालिस्तानियों पर अब कार्रवाई करे, अपने ज़मीन का लैंड का इस्तेमाल नहीं करे। भारत ये पिछले 40-45 सालों से कोशिश कर रहा था। अभी G7 G8 करके मोदी लौटे हैं,
और कनाडा ने पर ऑर्डर निकाल दिया। अब वो खालिस्तानियों को अपने यहाँ पर कार्रवाई करेगा। तो ऐसे ये होती है जी। और क्या चाहिए? मैं आपको देखो, अगर भारत जिस देश की विदेश नीति और रक्षा नीति सफल होती है, उसी देश में कारोबार बढ़ता है। हम डिफेंस 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे 2014 के पहले, 600 करोड़। अब हम कर रहे हैं 23,600 करोड़। 23,000 करोड़ की बढ़ोतरी है मात्र 11 साल में। और जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे मिसाइल आकाश, पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम, ये सब सफल हुआ है, सबके ऑर्डर की लाइन लगी हुई है। हम बहुत जल्दी 35-40 हज़ार करोड़ के केवल एक्सपोर्टर हो जाएंगे डिफेंस के। अब इसका लाभ हमें मिल रहा है ना। हमने बहुत सारी बातें बताई थी आपको पहले भी, जब मोदी के 11 साल पे। अब जैसे रेयर अर्थ का जमाना है, ऑयल एक्सपोर्ट। अच्छा हाँ, देखिए तेल निकालने की, क्या अभी जो तेल खोजा गया है, जिससे बताया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन हो जाएगी केवल उस तेल के बल पर। अब भारत पूरे तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि अभी अपना हम 70% 80% इम्पोर्ट करते हैं। तो वो जो पैसा बचेगा वो भारत के विकास की गाथा लिखेगा। अच्छा ठीक है, नहीं था हमारे पास, हमने कभी तेल निकालने की खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? 55 साल तक तो कांग्रेस अकेले शासन किया है। आज मोदी जी के 11 सालों में हमने इतना बड़ा खोज कर लिया कि हम अब 70% अपना तेल का पूरा कर लेंगे, ये 20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो आखिर प्रयास करने से होता है। तो ये सब जो सफलता है, और एक जो सबसे बड़ा है अगला जो युग आने वाला है, रेयर अर्थ मेटल का भारत को पिछले वर्ष जरूरत थी 4,500 मीट्रिक टन की। और जानते हैं भारत के पास कितना था? मात्र 100 मीट्रिक टन। अब 4,500 की जगह 100 टन। अब 100 टन में क्या होगा? अभी देखिए सरकार लगी है, कोशिश कर रही है। तो अब जाके पता चल रहा है कि 7 मिलियन टन तक रेयर अर्थ भी हमारे पास है। हालांकि रेयर अर्थ में चाइना के आगे कोई नहीं है, उसके पास 42 मिलियन टन है। हालांकि हमारे पास भी, और अभी पता लगाया जा रहा है, काम चल रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन होपफुली हम लोग भी 18-20 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए भारत की जनता को, मोदी को बार बार चुनना होगा, अन्यथा इतने सारे प्रयास सब निरर्थक हो जाएंगे। हम सब अयोध्या में मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, ये सब कभी सोचा था आपने? कभी नहीं। आज चेनाब ब्रिज एफिल टावर से 35 फीट ऊपर है, इतनी ऊंचाई पर रेल जा रही है, वो भी ट्रेन। अमेजिंग। मैं रेलवे जाता था तो जब बताते थे तो मैं उसका फोटो खींच के, मैंने इस पर बहुत पहले 2 साल पहले भी स्टोरी की हुई है। लेकिन उसको साकार किया इन्होंने। सपना तो मनमोहन सिंह के समय भी देखा गया था, लेकिन किया क्या आपने? कुछ भी नहीं। सारे कुछ इन्होंने किया। तो यथाशक्ति होती है। और रही बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आप प्रियंका गांधी का पैलेस्टाइन लिए हुए बैग देखा ही होगा संसद में, उसको भी नहीं भूलें तो बेहतर रहेगा। ये परिवार याद रखना चाहिए। डिस्परेट है सत्ता के लिए, लेकिन उनको अभी लग गया है। पहला 5 साल ये उतना परेशान नहीं हो रहे थे, इनको लगता था वाजपेयी की तरह ये भी चले जाएंगे, ये नहीं गए, तब इनको चिंता शुरू हुआ। और अब जो ये जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि अब तक इनको विदेशों से पैसा खूब आता था, राहुल गांधी मस्त रहता था। लेकिन जब से एनजीओ बैन हुआ, क्या होता है कि 75 जगह से पैसे आ रहे हैं, इसके भी एनजीओ के आ रहा है, उसके भी, सब मिल के कांग्रेस के लिए काम करते थे। अब एनजीओ वाला सारा फंडिंग रुक गया एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होने से। तो अब इनको जो भी आदमी इनके लिए काम कर रहा है,
उनको इनको पैसा देना पड़ता होगा, चाहे जिस सोर्स से दें। हाँ काम करिएगा तो कोई भी करेगा तो मेहनताना तो लेगा। तो दरअसल कांग्रेस अपने हताशा में है, और उस हताशा में वो ये सब काम कर रहा है। और कांग्रेस अगर दंगा कराने की कोशिश करते हुए भी दिखे तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, ये करवा सकते हैं। मैं तो बिल्कुल। इतना इन लोगों के हताशा को देख रहा हूँ, और बड़े कांग्रेसी सब परेशान हैं इनसे। मेरी बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हैं जो एकदम हार्डकोर कांग्रेसी हैं, लेकिन वो भी कभी कभी अपने दर्द को बयां करते हैं। अब खैर, तो बहरहाल यही है कहानी। सोनिया गांधी आर्टिकल लिखें, राहुल गांधी आर्टिकल लिखें, लिखें, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन एक्ट मत करो ऐसा जिससे आप देश के विरोध में जाते दिखो। देश के साथ दिखो, आपको ही फायदा होगा, और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, कांग्रेस के खेमे में और लोगों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये जो गांधी परिवार है ना, कहीं पे कुछ तो जल रहा है, कहीं पे कुछ तो सुलग रहा है। और इनको भी पता है कि जलने पे जो अंत होता है वो राख होता है, और ये इनको समझ में आ रहा है। तो बहुत सीधी बात करने के लिए सर, और टू दी पॉइंट बात करने के लिए, बाकायदा बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूवर्स को फिर से बोलूंगी कि सर का जो चैनल है द पाटलिपुत्र डायलॉग्स, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर शेयर करिए, और उसके ऊपर भी जाके सर के जो वीडियोस होते हैं उन पे कमेंट जरूर करिए, और मेरे पर भी करिए। जी जी, थैंक यू। जरूर नमिता जी, पे कीजिए। बहुत बहुत आभार, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।